नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चला था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपन पढ़ रहे थे दक्षिणी अरावली के बारे में। मरुस्थल अपन ने कंप्लीट किया था और अरावली में उत्तरी अरावली कंप्लीट किया था, मध्य अरावली और फिर चल रहा था दक्षिणी अरावली, जिसमें अपन ने दक्षिणी अरावली में देखा था कि जो टर्म्स होती है जैसे कि देशहरों हैं, ये जरगा वगैरह कहाँ पर हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, बिजराल की पहाड़ियाँ, बासनदरा की पहाड़ियाँ, ये अपन कंप्लीट कर चुके थे। आगे देखने हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख पठार। तो फर्स्ट देखते हैं उड़िया पठार, सिरोही में स्थित है, 1360 मीटर है ऊंचाई इसकी और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सेकंड है आबू पठार, सिरोही में 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊँचा पठार है। फिर आता है लसाड़िया का पठार, पहले उदयपुर में आता था, अब आता है ये सलूमबर में नए जिलों के अकॉर्डिंग। तो लसाड़िया का पठार जो है वो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है और भोराट के पश्चिम में स्थित कटाफटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। ये उबड़ खाबड़ पठार होने के कारण इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है, 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊपरमाल का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार। यह पठारी क्षेत्र आगे चल कर के मालवा के पठार से मिल जाता है। तो अपना प्रश्न ये बना था सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में कि जो ऊपरमाल का पठार है वो आगे चल कर के कौन से पठार से मिल जाता है, तो वो मालवा के पठार से मिल जाता है। फिर देखते हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। फर्स्ट हैं गुरु शिखर, सिरोही में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर या पीक ऑफ सेंट्स कहा है। कभी कभी इंग्लिश में ऐसा भी दे देते हैं पीक ऑफ सेंट, इसी को हिंदी में लिख करके पीक ऑफ सेंट क्या है। इसके शिखर पर 5 मीटर ऊंचा गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। अगर इस 1722 में इस 5 मीटर दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर को काउंट करते हैं तो 1727 हो जाती हैं। सेकंड चोटी है शेर, सिरोही में 1597 मीटर, देलवाड़ा 1422 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224, धोनिया उदयपुर 1183, जयराज सिरोही 1090, ऋषिकेश सिरोही 1017, कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, माकड़ मंगरा उदयपुर 989 मीटर, सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। फिर हैं सायरा उदयपुर में है 900 मीटर, लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर, नागपानी उदयपुर 867 मीटर, घोगुंदा उदयपुर 840, कोटड़ा भी उदयपुर में है 450, ऋषभदेव हैं 400 मीटर। तो इसमें से लीलागढ़ है, नागपानी है और स्टार्टिंग की जो 5-7 चोटियाँ हैं वो अपन को ध्यान में रखनी, क्योंकि कहीं आरोही क्रम अवरोही क्रम इनकी ऊंचाई से रिलेटेड अपन को दे सकते हैं। फिर देखते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। तो फर्स्ट आता है देसूरी नाल का, पाली में स्थित है। देसूरी को 4 भुजा से जोड़ता है। दर्रा और नाल एक ही चीज़ होती है। झिलवाड़ा की नाल या पगलिया नाल जो राजसमंद में स्थित है, 4 भुजा गढ़बोर को देसूरी से जोड़ता है। सोमेश्वर दर्रा पाली से रणकपुर जाने का रास्ता प्रदान करता है। वहीं फुलवारी की नाल लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसने पूछा था फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है। तो फुलवारी की नाल क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दर्रा है और ये उदयपुर से कोटड़ा को जोड़ता है। मानसी वाकल नदियों का जो उद्गम होता है वो इसी दर्रे से होता है। फिर है केवड़ा की नाल, तो उदयपुर से जयसमंद झील की ओर जाने का रास्ता प्रदान करता है केवड़ा की नाल। हाथी दर्रा उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है, नेशनल हाईवे 27। देबारी दर्रा चित्तौड़ को उदयपुर से जोड़ता है, नेशनल हाईवे 27। हाथीगुड़ा दर्रा कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित दर्रा है। ढेबर दर्रा सलूमबर गोमती नदी का जो उद्गम है वो ढेबर दर्रे से होता है। गोरांग दर्रा आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। तो ये अपन ने क्या देखा है, दक्षिणी अरावली, और अरावली वाला जो टॉपिक था अपना सेकंड जो भौतिक प्रदेश था वो अपना कंप्लीट है। आगे अपन 2 भौतिक प्रदेश और हैं। तो थर्ड है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है वो 23% है। जनसंख्या निवास करती है 39%। तो ये अपन मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो ये क्या था अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश और ये है पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग का सर्वाधिक जनघनत्व है और यहाँ पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका क्षेत्र, ये 2 ही अपन ने बाकी हैं। क्षेत्रफल है इसका 6.89%, जनसंख्या यहाँ निवास करती है 11%।
प्रतिशत। अब देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। तो पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण गंगा यमुना के मैदानी भाग से हुआ है, अर्थात प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। सारे युग का फॉर्मेशन भी अपन ने देखा था। भूगर्भिक जो समय सारणी थी, इसका मुख्य विस्तार है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। आंशिक विस्तार है इसका डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अभी जो नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, डीग, जलमहलों की नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है, जयपुर ग्रामीण, दूदू, गंगापुर सिटी, सलूम्बर, शाहपुरा। धरातलीय दृष्टि से संपूर्ण जो भूभाग हैं पूर्वी मैदानी भाग का वो समतल है, इसलिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त हैं। पूर्वी मैदानी भाग का जो उत्तरी भाग है उसका ढाल पूर्व की तरफ है, जबकि दक्षिणी जो भाग है उसका ढाल कहाँ है, पश्चिम की तरफ। तो ये ढाल थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। उत्तरी भाग का ढाल पूर्व की तरफ है, जबकि दक्षिणी भाग का ढाल है पश्चिम की तरफ। इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 500 मीटर। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है, इसलिए नदी बेसिन के आधार पर ये 4 भागों में डिवाइडेड है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन कौन से हैं 4 भाग। चंबल नदी बेसिन, चंबल नदी जो एमपी में जनापाव हिल से इसका उद्गम होता है, बनास नदी बेसिन, बाणगंगा बेसिन और मध्य माही बेसिन। छोटा सा अपन मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये जैसे कि मैप है नदियों का, इनके जो नदी बेसिन है, चंबल नदी वही जनापाव की हिल्स हैं। तो ये अपन अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा ये पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। फिर ये जाकर के यूपी में इटावा में यमुना नदी से मिल जाती हैं। इधर आपकी निकलती है बाणगंगा नदी बेसिन, ये अपनी बनास नदी बेसिन और ये अपना माही नदी बेसिन। ठीक है, बनास नदी बेसिन है, इसके वापस 2 भाग हैं, मालपुरा करौली का मैदानी भाग और मेवाड़ मैदानी प्रदेश। तो फर्स्ट देखते हैं अपन चंबल नदी बेसिन, इसका मैदानी भाग ये इम्पोर्टेंट है। नो, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी बेसिन जो है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम इसमें 1994 से 95 में शुरू हुआ था। ये डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अपन को ये डेट पूछी जाती है, सन कब तक आता, 1994 से 95। 8 जिलों में संचालित हैं डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसका जो उद्देश्य था डाकुओं से मुक्ति दिलाना, आर्थिक सामाजिक विकास करना, पर्यावरण संरक्षण करना। ये था चंबल नदी, डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है चंबल। फिर है सेकंड बनास नदी बेसिन, मालपुरा करौली का मैदान, टोंक, करौली, गंगापुर सिटी। और एएम हेरोन ने इसे क्या कहा था, मालपुरा करौली का मैदान को तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा किसने किसको दी। तो एएम हेरोन ने मालपुरा करौली के मैदानी भाग को दी थी तृतीय पेनी प्लेन। मेवाड़ मैदानी प्रदेश, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़। फिर थर्ड आता है बाणगंगा नदी बेसिन। तो बाणगंगा नदी बेसिन में कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर और डीग। राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदानी भाग अगर पूछा जाता है तो वो है बाणगंगा नदी बेसिन। फिर आता है फोर्थ मध्य माही बेसिन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। मध्य माही बेसिन जो है यहाँ पर 56 का मैदान है, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में 56 गाँवों का समूह है, जो एक समतल क्षेत्र है। तो एक अपन ने क्या देखा है, मोटा मोटा कंप्लीट अपन ने कर लिया है। तो इसके आगे की जो क्लास है वो अपन कल शुरू करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। एक अपना भौतिक प्रदेश और बाकी है पठारी प्रदेश। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।